एक बार की बात है। शिवपुर नामक एक गांव में एक सेठ रहता था जिसका नाम प्रताप सिंह था। उसके घर में बिरजू नाम का एक नौकर काम किया करता था। बिरजू बहुत ही भोला भाला लड़का था। वह सारा दिन सेठ के घर में काम किया करता था, फिर सेठ के खेतों में भी काम किया करता था और रात होते ही हर रोज सेठ के पैर दबाया करता था। अगर बिरजू से जाने अनजाने में भी कोई गलती हो जाती तो सेठ उसे बहुत मारता था। सारे दिन में बिरजू को सिर्फ एक बार ही खाना मिलता था। वह बहुत मुश्किल से सेठ के घर दिन निकाल रहा था। एक तरह वह एक जेल में ही कैद था। बहुत दुख भरा जीवन वह बिता रहा था। अब तो वह यही चाहता था कि कैसे भी उसे इस नर्क भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। ना तो उसकी कोई कमाई हो रही थी और ना ही अच्छे से खाने को रोटी मिल पा रही थी। एक दिन जब वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो उसने सोचा, इतने अत्याचार और दुख भोगने से अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग ही जाऊं। फिर एक दिन वह थक हार कर रात को अंधेरे में वहां से भाग निकला। वह 2 दिन 2 रात बिना रुके वहां से चलता ही गया। उसके मन में डर भी था कि अगर सेठ जी को पता चल गया तो वह मुझे फिर से मार मारेंगे और पीटेंगे। इसलिए बिरजू ने सांस तक नहीं ली और चलता ही गया, चलता ही गया। फिर एक रात वह एक गांव जिसका नाम कनकपुर था वहां जा पहुंचा। उसने देखा वहां एक जगह बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। बिरजू ने जब उनको देखा तो सोचा, ये या तो कोई त्योहार है, नहीं तो किसी की शादी हो रही है। चलो पास जाके देखता हूँ। जब बिरजू ने पास जाकर देखा तो वहां कोई बारात ठहरी हुई थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी बारातियों में शामिल हो जाऊं। चलो कुछ खाने को तो मिलेगा। 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया है, अभी बहुत भूख लगी है। यह सोचते हुए वो बारात में शामिल हो गया। जैसे ही वह बारात में शामिल हुआ तो उसने देखा एक नौजवान लड़का बेहोश हुए नीचे गिरा हुआ था। एक तो बिरजू पहले ही बहुत भोला भाला था। बिरजू उसे देखकर घबरा गया। फिर उसने पूछा, ये कौन है भाई, और ये ऐसे क्यों लेटा है जमीन पर? इतने में एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया और अपने दोनों हाथ जोड़कर उससे बोला, बेटा तुम जरा इधर आकर मेरी बात सुनना। वो बुजुर्ग आदमी बिरजू को एक तरफ ले गया और फिर बिरजू से बोला, तुम कौन हो बेटा? तुम बाराती तो हो नहीं लगते, क्योंकि मैं सभी बारातियों को अच्छे से जानता हूँ और यह बारात मैं ही लेकर आया हूँ। बिरजू तो सीधा साधा था। उसने सारी बात सच सच उस बुजुर्ग आदमी को बता दी। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। जब मैंने बारात देखी तो मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ खाने को मिल जाएगा, मेरी भूख मिट जाएगी, शायद कुछ खाने को मिल जाए। बस इसी लालच में मैं बारात में आ गया। इतने में मैंने इस बेहोश लड़के को देख लिया। बेटा मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, तुम ही मेरी इज्जत बचा सकते हो। ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं कैसे आपकी इज्जत बचा सकता हूँ? जिस लड़के को तुम बेहोश देखकर आए हो वह मेरा ही बेटा है, और आज जो बारात यहाँ आई हुई है वो उसका ही दूल्हा है। उसकी शादी करने ही हम यहाँ आए थे, पर उसे मिर्गी का रोग है। बेटा उसे 4-4, 5-5 घंटे दौरे से होश नहीं आता है। अगर लड़की वालों को दूल्हे का सच पता लग गया तो फिर लड़की वाले मेरे लड़के के साथ अपनी लड़की के फेरे नहीं करवाएंगे और बारात को खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा तुम बस थोड़े समय के लिए दुल्हा बन जाओ और उस लड़की के साथ फेरे ले लो, और जब फेरे हो गए उसके बाद मैं बाकी सब संभाल लूंगा। नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। मैं तुम्हें इस काम के बदले 50 सोने की मोहरें दूंगा और साथ ही साथ तुम्हारा मुंह पर बहुत बड़ा एहसान होगा। जब बिरजू ने 50 मोहरों की बात सुनी तो उस मासूम बिरजू के मन में लालच आ गया। ठीक है, मैं तैयार हूं। बोलो, मुझे क्या करना होगा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी उलझन दूर कर दी और मुझे मुसीबत से निकाल दिया। इसके बाद बिरजू को बहुत सुंदर कपड़े पहनाए गए। बिरजू अब बहुत सुंदर लग रहा था। फिर वह बारात के साथ लड़की वालों के घर पहुंचा। वहां उस लड़की और बिरजू के फेरे हो गए। जब फेरे हो गए तो लड़की के पिता ने उससे कहा, भाई साहब, हमारे यहाँ एक रिवाज है जो हमारे पूर्वज हैं। उनकी पूजा करनी होती है
उसके लिए लड़का लड़की को अकेले में एक कमरे में जाकर पूजा करनी होती है। फिर वह कमरे में गए। दोनों को कमरे में अकेले छोड़ दिया गया। फिर अपनी पत्नी से बिरजू ने कहा, मेरा तो भूख के मारे बुरा हाल है, क्योंकि अभी तो आया ही था। कुछ खाता उससे पहले ही यहां फंसा दिया था। फिर कुछ खाने के लिए बिरजू ने अपना सेहरा भी हटा दिया। खाने की बात सुनकर उस लड़की को बहुत हैरानी हुई। उस लड़की का नाम लता था। वह बोली, जो मेरे पिताजी ने मिठाई और रोटी बनाई है, क्या वह आपको पसंद नहीं आई? जी नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात तो यह है कि जो बारात है उसे संभालने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि दूल्हे को भी कुछ खाने को दे दें। पति से बढ़कर कौन देवता हो सकता है? ये जो पूजा में मिठाई रखी है, ये इनको दे देती हो। यह सोचकर उसने पूजा की थाली में जो मिठाई रखी हुई थी वह बिरजू को खाने को दे दी। उसने सोचा, अगर इनकी भूख शांत होगी तभी देवता खुश होंगे। बिरजू को तो पहले ही बहुत भूख लगी थी। उसने सारी मिठाई किसी भूखे की तरह मिनटों में चट कर दी। जिस हिसाब से और जिस बेचैनी से उसने मिठाई खाई, उसे देखकर लता ने सोचा, ऐसा लगता है जैसे बहुत दिन से इन्होंने रोटी ही ना खाई हो। बिरजू के मिठाई खाने के बाद जो रस्म थी, दोनों ने मिलकर उसे पूरा किया। इसके बाद बिरजू वहां से बारात के पास वापस आ गया। आते ही लड़के के पिता ने बिरजू से कहा, लो अपनी सोने की 50 मोहरें। अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है। अब यहां से दूर किसी दूसरे गांव में चले जाओ। सोने की 50 मोहरें पाकर बिरजू बहुत खुश हुआ। वह उसी समय वहां से दूसरे गांव की ओर चल दिया। वह सोचता जा रहा था, मेरा भाग्य कितना अच्छा निकला। एक तो मुफ्त में रोटी, खाना और मिठाई मिली, और साथ ही 50 मोहरें भी। मुझसे ज्यादा किस्मत वाला और कौन हो सकता है। दूसरे दिन जब लड़के का पिता असली लड़के को लेकर लड़की वालों के घर पहुंचा और लड़की की विदाई होने लगी, तो उसने कहा, भाई साहब, अब विदाई का समय हो गया है, ज्यादा देर न करें। ठीक है, मैं विदाई की रस्म अभी करवा देता हूँ। लेकिन जब लड़की का पिता अपनी बेटी के पास उसके कमरे में पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और बेटी दोनों उदास और घबराई हुई बैठी हैं। क्या हुआ? तुम दोनों इतनी उदास क्यों हो? देखो, ये क्या कह रही है। जो लड़का आंगन में दूल्हा बना बैठा है, वह नहीं है जिसके साथ इसके कल रात फेरे हुए थे। बेटी, क्या बात है? साफ साफ बताओ, क्या हुआ है? पिताजी, यह वह लड़का नहीं है जिसने मेरे साथ रात फेरे लिए थे और पूजा की थी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मुझे और इस लड़के को अकेले में कमरे में बैठा दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी उस लड़के को बुलाता हूँ। वह लड़के के पिता के पास गया और कहा, मेरी बेटी आपके बेटे से अकेले में कुछ बात करना चाहती है, तो आप इनको थोड़ी देर अंदर भेज दीजिए। लड़के का पिता घबरा गया लेकिन मान गया। फिर लड़का और लड़की अकेले आमने सामने बैठ गए। लड़की ने कहा, कल देवताओं की पूजा करते समय हमने जो बातें की थी, क्या वह तुम्हें याद है? लड़के ने अंदाजा लगाते हुए कहा, हाँ, मैंने कहा था कि आओ देवताओं की पूजा करें। क्या उस समय तुम भूखे नहीं थे? नहीं नहीं, मैं कब भूखा था? मेरी बारात ने जब खाना खाया था तब मैंने भी पेट भरकर खाना खाया था। मैंने तो अच्छे से खाना खाया था। यह सुनकर लड़की को यकीन हो गया कि यह लड़का वह नहीं है जिसके साथ उसने फेरे लिए थे। वह तेजी से कमरे से बाहर भागी और अपने पिता से जाकर बोली, पिताजी, यह वह लड़का नहीं है जिसने कल रात मेरे साथ फेरे लिए थे। लड़की का पिता लड़के के पिता के पास पहुंचा और गुस्से में बोला, आप लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। बताइए, वह लड़का कहाँ है जिसने फेरे लिए थे? लड़के का पिता घबरा गया और लड़का भी डर गया, जिससे उसे फिर से मिर्गी का दौरा पड़ गया और वह वहीं गिर गया, जिससे धीरे धीरे सारा सच सामने आ गया। लड़के के पिता ने कबूल किया कि असली दूल्हा बीमार था, इसलिए रात को किसी और को दूल्हा बनाकर भेजा गया था। लड़की का पिता और ज्यादा गुस्से में आ गया और बोला, अब यह शादी कभी नहीं होगी। जाओ,
अपनी बारात यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मारपीट हो जाएगी। लड़के का पिता मजबूरी में बारात लेकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ जब बिरजू उस गांव से जा रहा था तो रास्ते में एक जंगल आया। जंगल में पहुंचने पर बिरजू को एक कुटिया दिखाई दी। वो कुटिया एक साधु का आश्रम था। प्रणाम साधु महाराज। तुम कौन हो? अपने बारे में बताओ, और यहाँ क्या कर रहे हो? बिरजू ने अपनी सारी राम कहानी उस साधु महाराज को सुनाई। साधु महाराज ने जब सारी कहानी सुनी तो वह भी बिरजू के भोलेपन पर हैरान हो गया। उसे बिरजू पर बहुत दया आई। इतना भोला लड़का इस कलयुग में। ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। उसके बाद वो वहीं पर रहने लग गया। वो आश्रम के सारे काम करता। जैसे जैसे समय गुजरता गया, उस साधु ने बिरजू को बहुत सारी जड़ी बूटियां खिलाईं, जिससे बिरजू का दिमाग बहुत तेज हो गया। उसका दिमाग पूरा काम करने लगा और उसका शरीर भी बलवान हो गया। अब वो पहले वाला बिरजू नहीं रहा था। वह बहुत चतुर, चालाक और बलशाली हो गया था। जब साधु महाराज ने देखा कि बिरजू अब बिल्कुल तैयार है, तो साधु महाराज ने एक दिन बिरजू से कहा, अब वह समय आ चुका है। तुम्हारी जो घरवाली है उसके साथ अब तुम अपना जीवन बिताओ। वह तो तभी दूसरे लड़के के साथ विदा हो गई थी। उसका तो किसी दूसरे के साथ विवाह हो गया था। नहीं, वह लड़की उस दिन बारात के साथ नहीं गई, बल्कि अब तक तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। और आज के इस मुश्किल समय में उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। कैसे महाराज? मैं कुछ समझा नहीं। मुश्किल समय? वो जो लड़की है वो बहुत कष्ट में है। उसके ऊपर और उसके परिवार पर एक और दुखों का पहाड़ टूट गया है। दूसरा कौन सा गुरुजी? बात यह है कि जब लता की शादी थी तो उसके पिता ने एक सेठ के पास अपना खेत गिरवी रखा था और उससे कुछ पैसे उधार लिए थे। फिर जब लता के पिता ने पैसे वापस करने के लिए खेत और घर के कागज वापस मांगे तो सेठ ने देने से इनकार कर दिया। उन्हें पंचायत में बात करनी चाहिए थी। यह तो कोई बात ना हुई। जब वह पैसे लेने गया था तभी सेठ ने चालाकी के साथ खाली कागज पर ही हस्ताक्षर करवा लिए थे। यह तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया उनके साथ। उनका घर और खेत छीनकर सेठ ने उन पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैं अभी इसी समय उनके गांव में जाकर उस परिवार की मदद करता हूँ। बिरजू ने साधु महाराज से आज्ञा ली और वापस मालपुर गांव की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि लड़की का परिवार एक बाग में डेरा जमाए हुए है। उनकी इतनी बुरी हालत देखकर वह सोचने लगा, घर बार होते हुए भी, सब कुछ पास होते हुए भी इनको बेघर होकर रहना पड़ रहा है। जब वह बाग में पहुंचा तो सबसे पहले उस लड़की की नजर उस पर पड़ी। वो सोचने लगी, ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है, जैसे पहले भी कहीं मिल चुका है। अरे ये तो वही है जिसने मेरे साथ फेरे लिए थे और पूजा की थी। वह बिरजू के पास आई और कहने लगी, क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? हाँ, बताओ, क्या सवाल है? अगर किसी दूल्हे को देवताओं की पूजा करते समय भूख लग जाए तो लड़की को क्या करना चाहिए? जो पूजा की थाली में भोजन रखा हो उसमें से ही अपने पति को खिला देना चाहिए। तुम वही हो ना? हाँ लता, मैं वही हूँ जिसको तुमने पूजा करते समय भोजन करवाया था और मेरा पेट भरा था। तुम मुझे ऐसे छोड़कर क्यों भाग गए थे? मेरे साथ फेरे भी लिए, पर जो तुम्हारा फर्ज था वो नहीं निभाया तुमने। उसे ही निभाने में यहाँ वापस आया हूँ। फिर लता ने बिरजू को अपने माता पिता से मिलवाया और बताया, माँ पिताजी, ये वही है जिस लड़के के साथ मेरे फेरे हुए थे। बिरजू भी उनको देखकर बहुत खुश हुआ और वह परिवार भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ। बिरजू ने सब आपबीती उनको बताई। फिर उस परिवार ने भी अपनी कहानी बताई कि कैसे सेठ ने उनके साथ धोखा किया और झूठ बोलकर उनकी जमीन और घर-बार ले गया। पिताजी, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग दुखी ना हो। ऐसे हालात में पहुंचाने वाले उस झूठे सेठ को मैं खुद ही संभाल लूंगा और उसके बाद वह सारी बेईमानी भूल जाएगा। आज रात को मैं उसके घर डेरा लगाऊंगा। जब रात हुई तो बिरजू ने जाकर सेठ के घर का दरवाजा खटखटाया। सेठ बाहर आया
बिरजू ने उससे कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, आज रात रहने के लिए जगह ढूंढ रहा हूं। क्या मुझे यहां रहने के लिए जगह मिल सकती है? बिरजू की बात सुनकर सेठ सोचने लगा। इसको यहाँ रख लेता हूँ और इससे अच्छा किराया वसूल करूंगा। ठीक है, आ जाओ, पर तुम्हें 10 सोने की मोहरें मुझे किराए के रूप में देनी पड़ेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जगह देने के लिए, और मैं सुबह होते ही आपको 10 सोने की मोहरें देकर फिर ही यहाँ से जाऊंगा। इसके बाद सेठ ने बिरजू को एक कमरा दिखाया और उसे वहां छोड़कर खुद अपनी पत्नी के पास चला गया। जब वह अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, जी, आप किसको उठा लाए? ऐसे थोड़ी न किसी को भी घर में लेकर आते हैं। कोई बात नहीं, भाग्यवान, यह एक राहगीर है, रात निकाल लेने दो उसे, यह तो भलाई का काम है। हम कौन से इसको जानते समझते हैं? अगर कोई ठग या चोर हुआ तो हमारे सोते समय सारा कुछ उठाकर भाग जाएगा, तो फिर हमारा क्या होगा? बात तो तुम्हारी सही है भाग्यवान, पर हमें अब क्या करना चाहिए? मैंने तो इस बात के बारे में सोचा ही नहीं था। यह तो आप सोचो, आपको क्या करना चाहिए। तुम आज इसी कमरे में सो जाओ, मैं आज वहीं सो जाता हूँ जहां वह ठहरा हुआ है। मैं उसके पास होकर उस पर नजर रखूंगा और तुम इस कमरे में उसकी निगरानी रखना। हाँ, यह बात मुझे ठीक लगी, पर हमें साथ ही साथ यह तरकीब भी सोचनी चाहिए कि जिससे हम सारी रात जागते रहे और उसे रात में चोरी करने का कोई मौका ही न मिले। तुम ही कोई तरकीब सोचो, तब तक मैं उसके पास सोने का प्रबंध करता हूँ। यह बात बोलकर सेठ उस लड़के के कमरे में चला गया जहां वह बैठा था। सेठ ने वहां पर अपने सोने का प्रबंध कर लिया। इतने में सेठानी भी सेठ के पीछे पीछे उसी कमरे में आ गई। अब वह तीनों एक ही कमरे में थे। सेठानी बिरजू से बोली, क्या तुम हमें कोई कहानी सुना सकते हो? अगर तुम हमें कहानी सुनाओगे तो रात जल्दी बीत जाएगी। आप लोग भी सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ। कहानी सुनाने का अब समय नहीं है, मैं तो पहले ही बहुत थका हुआ हूँ। वैसे कहानी सुनानी मुझे अच्छे से आती है, मैं कहानी बहुत अच्छे से सुनाता हूँ, पर अभी आप लोग सो जाओ और मुझे भी सोने दो। यह बात सुनकर सेठ और सेठानी दोनों को बिरजू पर और भी शक होने लगा। यह बार बार सोने की ही बातें किए जा रहा है, कहानी सुनाने से मना किए जा रहा है। जरूर यह कोई ठग या चोर है, तभी यह हमें जल्दी सोने को बोल रहा है। मुझे तो कहानी सुनने की आदत है, जल्दी से मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ। अगर आप लोग ज्यादा जिद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं। एक राजा था, वह बहुत घमंडी था। उसकी एक रानी थी, वह भी बहुत घमंडी थी, उसके जैसी ही थी। कहानी को बीच में ही छोड़कर बिरजू चुप हो गया और कुछ सोचने लगा। बिरजू को गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर सेठानी बोली, बेटा, क्या बात हो गई? कौन सी सोच में डूब गए तुम? मुझे कहानी से एक बात याद आ गई, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा। अब सेठ जी, आपसे क्या छुपाना, मैं एक राजा के पास नौकरी करता था और मैंने उस नौकरी को छोड़कर अपने गांव वापस आ रहा था। और जब मैंने नौकरी छोड़ी तो राजा ने मुझे 5 सोने की मोहरों की थैलियां दी थीं। तो सोचा कि इस गांव में मुझे रात निकालनी है, तो मैं इन थैलियों को साथ में कहां लेकर घूमता रहूंगा। इसीलिए मैंने इस गांव के बाहर जो नदी है उसके किनारे के पास में 5 की 5 थैलियां दबा दी थीं। नदी में कहां? नदी के किनारे जो एक सूखा पेड़ है उसी के नीचे मैंने अपनी थैलियां दबा दी थीं। पर अब मुझे इस बात पर अफसोस हो रहा है कि अगर मुझे आप जैसे ईमानदार लोगों के घर पर रात गुजारनी थी तो मेरी थैलियां यहां पर और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाती। पर वहां पर तो फिर भी डर की बात है कि कहीं कोई चुरा ना ले। क्यों ना मैं उस नदी के पास जाकर इस मूर्ख की 5 थैलियां निकाल लाऊं और लाकर अपनी तिजोरी में रख लूं। इस पागल लड़के को क्या ही पता चलेगा। यह सोचते सोचते सेठ ने सेठानी को गुस्से से कहा, सेठानी जी, मेहमान को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ। सेठानी भी समझ गई कि सेठ के दिमाग में क्या चल रहा है। वह उसी समय उठकर अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी, जब यह लड़का सो जाए
तो मैं वहां जाऊंगी। अगर सेठ जी नहीं जाएंगे तो मैं खुद 5 थैलियां निकाल लाऊंगी। उधर सेठ और बिरजू भी अपने अपने बिस्तर पर लेटे थे। सेठ यही सोचे जा रहा था, यह लड़का कब सोए और कब मैं यहाँ से जाऊं और कब मैं अपना काम शुरू करूं। थोड़ी देर के बाद बिरजू सो गया। वाह, क्या बात है, लड़का सो गया, अब बात बनी। अब मुझे जल्द से जल्द जाकर पेड़ के नीचे से मोहरे निकाल लेनी चाहिए। वो सेठ जल्दी से उठा और उस नदी के पास पहुंचा जहां बिरजू ने थैलियां दबाई थीं। इधर जब सेठानी की आंख खुली तो उसने देखा, लगता है इसको नींद आ गई है, पर लगता है सेठ जी जरूर थैलियों को ढूंढने के लिए गए हुए हैं। मुझे भी उनकी मदद करनी चाहिए। अभी तो यह सो रहा है, इसके जागने से पहले सोने की 4 थैलियां उठा लाऊंगी। बस इसी लालच में सेठानी भी सेठ के पीछे पीछे उस नदी की ओर चल पड़ी। इधर बिरजू तो जाग रहा था, बस वह सोने का ड्रामा कर रहा था। वह सोच रहा था कि यह कब सेठ की पत्नी यहाँ से जाए और यह घर खाली हो। बिरजू उठ गया, वह बहुत खुश हुआ। अब तो घर में कोई भी नहीं है, अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। बिरजू उठने के बाद सीधा सेठ के तिजोरी वाले कमरे में जा पहुंचा। तिजोरी में जितने भी सोने चांदी के सिक्के थे, बिरजू ने सब एक पोटली में डाल ली और उसी समय सब कुछ लेकर वहां से रातों रात फरार हो गया। और फिर वह सीधा उसी बाग में पहुंच गया जहां पर उसका परिवार रुका हुआ था। इधर जब